साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस के थ्रू 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इन्वायरमेंटल सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम आज इसको डिस्कस करेंगे और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा करीब 17 से 18 क्वेश्चन आपके 2013 की परीक्षा में पूछे गए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है, मतलब प्रोड्यूसर। ये कह रहा है कि जो भी हमारे इकोसिस्टम है उसमें कौन सा जो लेवल है या कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो एक तरह से प्रोड्यूसर की तरह वर्क करता है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो भी इकोसिस्टम होता है उसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं वो केवल एक ही होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या फिर एल्गी एल्गीज को बोल सकते हैं। बट यहाँ ऑप्शन में हमारे क्या होता है, प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं भोजन को, फिर उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, फिर टर्सरी मूव करते रहते हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी को भी खाएंगे और आपके प्रोड्यूसर को भी खाएंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट वाला कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे कर्ण आर कहा गया है। आइए देखते हैं इसमें, ठीक है। पहला कह रहा है हमारा मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा कि जो मरुस्थल होते हैं जैसे हमारी सहारा मरुस्थल हो गया, भारत में अगर देखें थार मरुस्थल हो गया, ठीक है, इसमें होता ही है कि जैसे जो मरुस्थल है आपको पता है कि सनलाइट होती है बहुत सी एनर्जी को वो इमिट करती हैं। और जो आपको पता है बालू जो होता है बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी वो ठंडा भी होता है। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हो सकता है भविष्य में आए कि हम जो बालू आपको पता है जो एब्जॉर्ब करे हीट को, तो जो हीट को एब्जॉर्ब करा उसी से हम कुछ ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है, हम टरबाइन चलाएं, हम पानी को गर्म करें, हम बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपको पता है अगर सेफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो बहुत से वर्क कर सकते हैं। तो हाँ, ये रिन्यूएबल ऊर्जा का वर्क कर सकता है, ठीक है, एवरग्रीन एनर्जी की तरह वर्क कर सकता है, सही बात है। फिर कह रहा है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त करे। बिल्कुल सही बात है जो मैंने आपसे पहले समझा रहा था आपको कि जितनी भी एनर्जी हम यूज करते हैं एक ईयर में उससे अधिक जो आपके डिजर्ट्स होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं, वो 6 घंटों में ही सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, फिर बाद में उसको इमिट भी कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इस एनर्जी का हो सकता है भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजीज आए कि उस एनर्जी का हम यूज कर लें जस्ट लाइक जियो थर्मल एनर्जी, तो इट विल बी गुड, ठीक है। आइए तो इसमें दोनों ही सही हैं। तो ए आर की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही, तथा ए आर, हाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, मतलब कौन सा देता है, मतलब एक ही कोई बताना है, ठीक है। चलिए आपको पता है ओजोन, अमोनिया तो था ओजोन, अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है हमारा NH3, ओजोन का O3 होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, सारे कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, चलिए CCl4 कह सकते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड NO कह सकते हैं। अब कह रहे हैं इसमें से कौन सा प्रभाव में योगदान देता है, तो यार इसमें तो लगभग सारे दिख रहे हैं, बट इसमें अगर ये पूछा था इसमें सबसे अधिक कौन कर रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा CO2 है। क्या है हमारा, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सबसे अधिक करते हैं। जब पूछा जाए आपसे अभी पीसेस में क्वेश्चन भी आया था कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन कॉज करता है, तो जो सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हाउस हाउस नहीं है, हाउस इफेक्ट हुआ है, तो उसमें सबसे अधिक वर्क करता है वो आपका सबसे पहले हमारा आता है जल वाष्प। क्या होता है, इसको मिटा देता हूं मैं। सबसे अधिक कहीं पूछा जाए सबसे अधिक कौन करेगा, आपका जल वाष्प करेगा। जल वाष्प से बात कौन करेगा हमारा, फिर आपका आ जाएगा CO2, और CO2 के बाद क्या हो जाएगा हमारा मीथेन। इसको क्रम को याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है उसका रीजन जल वाष्प है, उसके बाद CO2 और फिर आपका मीथेन वगैरह आते हैं, और फिर ये छोटे मोटे गैसेस आते रहते हैं। तो ऑप्शन में हमारे दो क्या दिख रहे हैं, जलवाष्प तो क्या दिख नहीं रहा है, CO2 और मीथेन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि सर्वाधिक स्थायी सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र होगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, कि सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है, ठीक है, या पारिस्थितिकी तंत्र बोल सकते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, इकोसिस्टम बोल सकते हैं हम, इकोसिस्टम या हिंदी में बोल सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा था, आपको पता है जो महासागर होता है उसको हम सबसे अधिक या सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा होते हैं और लॉन्ग टाइम तक वो लगे रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है। सबको पता है कि जो भी आपकी प्रजातियां विलुप्त होती हैं उनका हम किसमें लिखते हैं, हम रेड डेटा बुक में लिखते हैं, ठीक है, किसमें लिखते हैं, रेड डेटा बुक में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, ठीक है, मतलब जैव विविधता के संरक्षण का आपको पता बायोडाइवर्सिटी, एक छोटे एरिया में जो भिन्न भिन्न पशु पौधे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं भिन्न भिन्न एरियाज, एक ही एरियाज में भिन्न भिन्न प्रकार के, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या जैव विविधता कहते हैं। तो कह रहे इसके संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति क्या, भाई सबसे महत्वपूर्ण नीति ये भाई जहां पे उसको वहीं रहने दीजिए, तो उसका हमारा क्या हो जाएगा
जैव मंडल रिजर्व, ठीक है। अगर हम जैव मंडल रिजर्व बनाते हैं तो इसको बोलते हैं, दो चीजें होती है, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। जैसे इन सीटू का मतलब होता है कि जिस जो ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एल्गी हो, कुछ भी हो, अगर उसको उसी एरिया में अगर हम कंजर्व कर देते हैं, उसको हम संरक्षित करते हैं, उसको बोलते हैं इन सीटू बोलते हैं। और मान लीजिए कि अगर हम उसको संरक्षित करने के लिए किसी दूसरे एरिया में जो उसका प्राकृतिक आवास नहीं है, हम उसके लिए आवास बना के फिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स सीटू बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि चिड़ियाघर हमारा है, चिड़ियाघर में भाई शेर का आवाज तो है नहीं, बट शेर को तो हम ला के रखते हैं ना, हाथी को भी ला के रखते हैं, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, एक्स सीटू हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो एनवायरमेंटल रिजर्व होते हैं, वो फिक्स करते, गवर्नमेंट जो होती है किसी भी एरिया को जहाँ पे उसको लगता है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, उनको खतरा है, उस एरिया को पूरा रिजर्व कर देगा। रिजर्व करने के बाद फिर उसके कानून वगैरह बना दी जाएगी, तो जो आपका एनवायरमेंटल रिजर्व होते हैं वो आपके ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यूरो सेकेंड, ठीक है, क्या बोला है, यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए हम हमारे यहाँ जिस तरह चलता है, हमारे क्या चलता है, पहले चल रहा था BS4 चल रहा था, आपका सबकी गाड़ियों में BS4 चल रहा था, और BS4 के बाद सीधे हमारे क्या आ गया, BS5 आ गया, मतलब भारत सर्विस साथ बोलते हैं, भारत सेकंड 6 आ गया, सॉरी 5 में 6 आ गया, इसमें 6 चल रहा है। तो इसी तरह जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने मानकों को, प्रदूषण को कम करने के लिए उन्होंने अपना यूरो मानक बना रखा था, ठीक है। तो 2013 के आसपास जो आपका डीजल में सल्फर की मात्रा थी, वो अबाउट, ए ऑप्शन हमारा सही है, अबाउट 0.05% से कम उन्होंने कहा था। अगर ये सही है तो हमारे मानकों को पूर्ण कर रहा है, अदरवाइज मानकों को पूर्ण नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिल्कुल भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करेंगी, तो बिल्कुल वो करेगा। ओजोन परत ये भी करेगी, ठीक है, और ओजोन ही ओजोन है ये। प्रदूषण मतलब सारे के सारे, इसमें देख रहे हैं कि भाई जलवायु प्रदूषण सबके चलते होगा ना। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगी, ग्रीन हाउस गैस ज्यादा बढ़ेगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग से बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, बहुत सी चीजें हैं। ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि पूरी की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो अर्थ पे आएंगी, जब अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ पे आएंगी तो जो भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, वो जलने स्टार्ट हो जाएंगे, उनका जो जैविक जीवन है वो खत्म हो जाएगा, तो वो भी नुकसानदेह है। प्रदूषण भाई किसी भी टाइप का अगर पॉल्यूशन कॉज करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंटल हार्मफुल ही है, तो कह सकते हैं ऑप्शन डी, सारे के सारे सही है इसमें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता। याद रखिएगा क्या ऑप्शन बोला, योगदान नहीं करता है। अच्छा देखिए थोड़ा सा पहले क्वेश्चन हम देख रहे थे, उसमें मैंने बोला था कि यहाँ तापन का मतलब ग्रीन हाउस से है, किससे है, ग्रीन हाउस, क्योंकि आपको पता है ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं वही तो आखिर तापन को उत्पन्न कराती हैं। अगर तो देखिए थोड़ा सा ग्रीन हाउस को समझना है, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये एक अर्थ है हमारे, ठीक है, एक मान लीजिए छोटा सा चैम्बर है, ठीक है। अब इसमें ये पूरा शीशे का बना हुआ है, ये पूरा किसका, शीशे का बना हुआ है। तो आपको पता हो जो आपका शीशा एक ग्लास होता है वो लाइट को आराम से आने भी देगा, जाने भी देगा, ठीक है। इसमें हमने CO2 भर दिया, H2O भर दिया, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में, फिर हमने मीथेन भी भर दिया, और हम इस और एक बार हमने ऐसे ऐसे खाली रखा, इसमें हमने सारी गैसेस भर दी नॉर्मल जो भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। तो हमने ये देखा कि ये जो गैसेस आ रही हैं, जो सॉरी रेडिएशंस आ रही हैं, इसको ये गैसेस पहले एब्जॉर्ब कर रही हैं, और जैसे रात हो जा रही है, मतलब जब सनलाइट नहीं आ रही है, तो उसको फिर इमिट कर रही है, वापस कर रही है, बट इमिट करते सब पूरी की पूरी नहीं कर रही है। जैसे सपोज करिए कि 100 किलो कैलोरी आ गया, सपोज कर लीजिए, तो उसमें से ये 99 ही कर रही है, कैलोरी रख ले रही है अपने पास। तो इसके चलते होगा कि भाई डेली धूप होती है, डेली इनको एनर्जी मिल रही है, तो एक लॉन्ग टाइम में होगा ये कि धीमे धीमे इस पूरे, इस जो एरिया हमारा जो हमने बना रखा समझने के लिए, तो इस पूरे एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना हमेशा के लिए। सेम यही हमारे अर्थ पे हो रहा है। अर्थ पे आपको पता होगा कि पूरी गैसेस का लेयर है, इन सब गैसेस की जब मात्रा बढ़ेंगी तो पूरे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो आपका बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, तो लाइफ को बहुत सी खतरा है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप कोई नहीं उसको ट्रैप करेगा, ठीक है। तो समझाने का मतलब था कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता था। आपको पता होगा कि मीथेन भी करेगा, ये भी करेगा, मतलब ये नंबर 1 पे करेगा, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी करता है, बट बहुत ही माइन्यूट अमाउंट, बहुत माइन्यूट अमाउंट में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। तो आपको पता होगा जब भी ऐसे एजेंडा 21, 26 21 आ जाए या 15 आ जाए, तो सिंपल सी बात रखिएगा वो सबका पर्यावरण के लिए बात करेंगे, ठीक है। किसके लिए बात करेंगे, पर्यावरण के लिए। तो याद रखिएगा दक्षिण एशिया में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, ठीक है। क्या है, विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु योजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई थी जिनकी पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो,
निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत नहीं आता? देखिए बिल्कुल कॉमन लॉजिक लगाइए, क्या क्या हम अपने डेली लाइफ में आराम से किसी दुकान से खरीद सकते हैं बताइए? साबुन खरीद सकते हैं, डिटर्जेंट भी खरीद सकते हैं, हाँ भाई इसके लिए तो रूल आएगा ही, ताकि उसमें मिलावट ना हो। कागज तथा प्लास्टिक, हाँ भाई ये भी हम आराम से खरीद सकते हैं ना बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, ये भी हो जाएगा। सौंदर्य प्रसाधन तथा एरोसॉल, अब मान लीजिए हम कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसमें पता लगा कि बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो फिर हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो फ्रेंडली नहीं हुआ ना, तो उसको इको मार्क भी उसको भी नहीं मिलेगा। मतलब ये तीनों चीजों के लिए भैया हमें चाहिए ही चाहिए इको मार्क। और औषधियों तथा जैव प्रौद्योगिकी या प्रतिजैविक, मतलब ये कह सकते हैं जो मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स है उसके लिए तो भैया अलग टर्म बना हुआ ना, उसके लिए भैया जो हमारी मेडिसिन अथॉरिटी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि आपका इको मार्क। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी इसमें नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन के लिए इको मार्क नहीं लगता, बाकी सबके लिए इको मार्क लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक? आपको पता है क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जो लाइकेंस होते हैं जो कि एल्गीज और फंगस से मिलकर बने होते हैं, यही आपके वायु प्रदूषण के या कह सकते हैं एयर पोल्यूशन के सबसे अच्छे इंडिकेटर होते हैं। ऐसा समझिए जैसे शहरों में ये नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि आपको पता है शहरों में वायु प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ नहीं होते। तो जिन एरियाज में लाइकेन मिलेंगे समझ जाइए कि वहां पे लेवल एयर पोल्यूशन का बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अम्ल वर्षा, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, 13वां क्वेश्चन है, 12वां था 13वां। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। आपको पता है एसिड रेन, एसिड रेन किस मेथेन से थोड़ी ना होती है, एसिड रेन के साथ जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया या सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, यही जब जैसे ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड और फिर नाइट्रस एसिड बनाते हैं, जो कि एसिड रेन को बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्या बोल रहा है? सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए अच्छा इकोसिस्टम है, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ब स्विस, अच्छा एडवर्ब स्विस है, स्विस एडवर्ब स्विस, ठीक है, हाँ ठीक एडवर्ब स्विस, ठीक है। इकोसिस्टम, आईपीडी कंट्रोल, इकोलॉजी, एजी ट्रांसले और जैव विविधता रेटर, एक एक करके अगर थोड़ा बहुत तुम्हें आता ही होगा तो आपको पता होगा। जो आपको बायोडाइवर्सिटी टर्म है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कौन सा टर्म? हमारा जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है इसको किसने दिया था? रोजेन ने। किसने दिया था? रोजेन ने। लिख लीजिएगा अगर ना समझ में आया तो। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? रोजेन ने दिया था। और हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका इकोसिस्टम टर्म, इकोलॉजी इकोसिस्टम दोनों में अंतर है, देखिए थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। जो हमारा इकोसिस्टम टर्म है, इकोसिस्टम, इसको किसने दिया था? एजी टांसले ने। जो आपका लिखा ना ये टांसले, इकोसिस्टम बोले मत, इकोसिस्टम, तो याद रखिए कि एजी टांसले ने दिया था इसको। ठीक है, और बचा हमारा क्या? इकोलॉजी। इकोलॉजी किसने दिया था? थोड़ा दिमाग लगाइए। अर्नेस्ट हैकल। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट भूल जाइएगा, हैकल याद रखिए, हैकल। इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम किसने दिया था? इकोसिस्टम एजी ट्रांसले ने। किसने? एजी ट्रांसले ने। और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? रोजेन ने। किसने दिया था? रोजेन ने। ठीक है, चलिए फिर से रिपीट कर लीजिएगा। जो आपका इकोसिस्टम टर्म है, इकोसिस्टम, इसको किसने दिया था? एजी ट्रांसले। किसने? एजी ट्रांसले। ठीक है, अब आते हैं इकोलॉजी, अर्नेस्ट हैकल। किसने? अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। और आपका बायोडाइवर्सिटी मैंने बोला है किसने दिया? आपका रोजेन ने। किसने? रोजेन ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरो सर्जन नियम, क्वेश्चन आया था क्या? चीज और देख लेते हैं। यूरो सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन के उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा इसमें इसके अंतर्गत आच्छादित है? अच्छा कौन सा है भाई? आपको पता होगा कि भाई यूरो के मानक है, वो यूरोपियन कंट्रीज हो, सारे के सारे मानक करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बस CO2 भी देखेंगे, हाइड्रोकार्बन भी देखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी देखेंगे, फिर इसके साथ PM जो पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, इसको भी ये देखते हैं कि भैया कितना है। जैसे हमारे इंडिया में देखा जाता है कि कहता है 2.5 से कम होना चाहिए तो उसको बंद कर दीजिएगा। यहाँ तक कि हम प्लास्टिक के लिए भी देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे मानक उपयुक्त सही डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? ये तो मैंने बहुत बार बोल दिया है। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, देखिए दो गैसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक हमारा क्या है और एक हमारा है O2। ये दोनों ही हमारी बॉडी में अवेलेबल है। ठीक है, तो होता ये है कि जो O2 अगर O2 से करीब 200 टाइम्स, ये सॉरी कह सकते 100 टाइम्स ज्यादा तेजी के साथ ये ब्लड के साथ मिलता है, और ब्लड के साथ मिलकर आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, इसलिए ये हमारी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम सिगरेट जलाते हैं, जो लोग सिगरेट पीते होंगे उनको पता होगा, सबका ही पता हो, जब हम सिगरेट जलाते हैं तो स्टार्टिंग में जो धुआं निकलता है वो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। इसके साथ साथ जो हम गोबर के कंडे जलाते हैं, जिसको हिंदी हमारे यहाँ मतलब यूपी में कुछ लोग गोबर के कंडे, काऊ डंग केक्स बोलते हैं, ठीक है, तो
ये जो देखते हैं तो जो काउ डंग केक्स वगैरह है तो उनको जो स्टार्टिंग में धुआं निकलता है वो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो कि बहुत ही हार्मफुल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण का अवशोषित किया था। आपको पता है कि भैया जो भी हमारे वायुमंडल में हार्मफुल रेज है, ठीक है, ओजोन क्या करता है, उसमें जो पराबैंगनी किरण जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर धीमे धीमे उसको छान के भेजता है, जो जिससे हमें स्किन कैंसर नहीं होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग की बहुत इफेक्ट नहीं आता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह ये पूरा ये पेपर भी खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स हो उसको प्लीज़ दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।